बिहार न्यूज में स्वागत है आपका दोस्तों। मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीवी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 8 अप्रैल 2025। तो आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए चलते हैं आज की खबरों की ओर। दोस्तों पेट्रोल डीजल के बाद अब एलपीजी गैस के दाम भी 50 रुपए बढ़ा दिए गए हैं। जहां सरकार की तरफ से कीमतों में बढ़ोतरी का ऐलान करते हुए मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि आने वाले दिनों में हम इसकी समीक्षा करेंगे। आपको बता दूं कि सरकार ने पेट्रोल डीजल के दामों में भी 2 रुपए की बढ़ोतरी की है। जहां एलपीजी गैस और फिर पेट्रोल डीजल की बढ़ी हुई कीमतें लागू हो गई है। सरकार की तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमत में 50 रुपए की बढ़ोतरी की जा रही है। यह बढ़ोतरी उज्ज्वला योजना और नॉन उज्ज्वला योजना यानी कि सभी उपभोक्ताओं पर लागू होगी। बिहार से एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है। जेडीयू को बहुत बड़ा धक्का लगा है क्योंकि वक्फ बिल को समर्थन करना जेडीयू के लिए मुसीबत खड़ी हो गई है। एक के बाद एक लगातार मुस्लिम नेता जेडीयू को छोड़ रहे हैं। इसी बीच एक खबर सामने आई है कि एक साथ 15 जेडीयू नेताओं ने इस्तीफा दे दिया है। ये मामला बिहार के मोतिहारी जिला से सामने आया है। वक्फ संशोधन विधेयक को मंजूरी मिलने के बाद से मोतिहारी में एक साथ 15 मुस्लिम नेताओं ने नाराज होकर के जेडीयू का साथ छोड़ दिया है। वक्फ संशोधन विधेयक पर बिहार में सत्तारूढ़ जेडीयू मुस्लिम नेताओं का इस्तीफा देने का सिलसिला जारी है। इसी क्रम में मोतिहारी में एक साथ जेडीयू के 15 मुस्लिम नेताओं ने सामूहिक इस्तीफा दे दिया है। दरअसल ये पूरा मामला मोतिहारी की एक मुस्लिम बहुल इलाका ढाका विधानसभा का है, जहां पर जेडीयू के 15 मुस्लिम नेताओं ने एक साथ इस्तीफा दे दिया है। दोस्तों राहुल गांधी के बिहार दौरे को लेकर के सत्ता पक्ष के नेता हमलावर हैं। अब बीजेपी नेता और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का बयान सामने आया है। नवादा में बड़ा दावा करते हुए सम्राट चौधरी ने कहा है कि राहुल गांधी जहां जाते हैं वहां एनडीए की जीत सुनिश्चित हो जाती है। जब कोई नया मुद्दा लेकर के आना चाहिए था। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने यह भी कहा है कि पिछले 3 कार्यकालों से देश में नरेंद्र मोदी की सरकार है। राहुल गांधी जितना अधिक प्रचार करेंगे एनडीए उतना ही अधिक सीटें जीतेगी। रोजगार के मुद्दे पर सम्राट चौधरी ने कहा है कि बिहार में नीतीश कुमार और फिर एनडीए ने 50 लाख लोगों को रोजगार दिया है। उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि बिहार में रोजगार कोई मुद्दा नहीं है, जब बिहार में अभी भी लाखों पदों पर भर्तियां निकली हुई है। सम्राट चौधरी ने कहा है कि राहुल गांधी को कोई नया मुद्दा लेकर के आना चाहिए। सम्राट चौधरी ने कहा है कि बिहार में एक बार फिर से एनडीए की सरकार बनेगी। उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि 2025 का चुनाव नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। 2005 से पहले और फिर बाद की स्थिति का उन्होंने जिक्र करते हुए विकास की तुलना की है। दोस्तों बिहार के कांग्रेस विधायक शकील अहमद खान ने बिहार की एनडीए सरकार पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि बिहार की एनडीए सरकार भर भरा करके गिरने वाली है क्योंकि ये सरकार अपनी बदनीयती सामाजिक न्याय के खिलाफ काम कर रही है। शकील अहमद खान ने यह भी आरोप लगाया है कि बिहार सरकार अपने गठन के समय से वादों पर खरा नहीं उतर पाई है, बिहार का विकास करने में फेल रही है। कांग्रेस विधायक शकील अहमद खान ने कहा है कि राहुल गांधी, उनकी पार्टी कांग्रेस, अन्य गठबंधन सहयोगी पार्टियां इस बार बिहार में एनडीए सरकार को पटक नहीं देगी। शकील अहमद खान ने राहुल गांधी के हाल ही में आयोजित 3 आयोजनों का जिक्र करते हुए कहा है कि कांग्रेस पार्टी ने समाज के सभी वर्गों को साथ लेकर के चलने का संकल्प लिया है। उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी ने बेगूसराय में एक बड़ी बैठक की थी जिसमें पलायन, सामाजिक न्याय जैसे मुद्दों पर गहन चर्चा की गई। उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि हम समाज के किसी भी वर्गों को पीछे नहीं छोड़ेंगे, चाहे वह सत्ता के साथ हो या फिर पार्टी संरचना के साथ हो। वहीं पर कांग्रेस विधायक ने यह भी बताया है कि राहुल गांधी ने कांग्रेस पार्टी के नेताओं से अपील की थी कि वे पार्टी की विचारधारा को जनता तक पहुंचाने का काम करें। उन्होंने कहा है कि पार्टी के वरिष्ठ नेताओं, जिला अध्यक्षों, ब्लॉक अध्यक्षों को जिम्मेदारी दी गई है कि वे सिर्फ पटना जिला मुख्यालय तक सीमित न रहे बल्कि गांव-गांव जाकर के जनता के बीच पार्टी का संदेश पहुंचाएं। दोस्तों चुनावी साल में केंद्र से बिहार को बड़ा तोहफा मिला है। इस नए तोहफे से गांव के लोग खुश हो जाएंगे। दरअसल बात यह है कि बिहार में ग्रामीण सड़क संपर्क को सुदृढ़ करने की दिशा में केंद्र सरकार ने एक बड़ी पहल करते हुए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 367 करोड़ की नई योजनाओं को मंजूरी दी है। इन योजनाओं के अंतर्गत बिहार में 5 नई सड़कों के साथ 103 पुलों का निर्माण किया जाएगा, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों को मजबूत और फिर टिकाऊ सड़क नेटवर्क से जोड़ा जा सकेगा। इसके अलावा बिहार सरकार को वित्तीय वर्ष 2023-24 में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत किए गए उत्कृष्ट कार्यों के लिए केंद्र सरकार की ओर से 138 करोड़ की प्रोत्साहन राशि भी प्राप्त हुई है। इस राशि के साथ राज्य सरकार 92 करोड़ का अंशदान देगी, जिससे कुल 230 करोड़ की राशि सड़कों के अनुसरण पर खर्च की जाएगी। ये रखरखाव कार्य उन सड़कों पर किए जाएंगे जिनकी 5 वर्षीय अनुसंरक्षण अवधि पूरी हो चुकी है। ग्रामीण कार्य विभाग के अनुसार इन योजनाओं का उद्देश्य बिहार के हर गाँव को सुदृढ़, सुरक्षित और फिर हर मौसम में उपयोगी सड़कों से जोड़ना है।
दोस्तों, पलायन रोको नौकरी दो यात्रा पर निकले कन्हैया कुमार का उत्साह बढ़ाने के लिए राहुल गांधी सोमवार को बेगूसराय पहुंचे। आपको बता दूं कि बेगूसराय कन्हैया कुमार का गृह जिला है, जो कांग्रेस का पुराना गढ़ भी रहा है। हो सकता है कि इसी कारण राहुल गांधी ने सहभागिता के लिए बेगूसराय का चयन किया हो। बहरहाल कांग्रेस जनों के बीच ये संदेश तो चला गया है कि सवर्णों में भूमिहार वर्ग से आने वाले कन्हैया कुमार को कांग्रेस बिहार में अपना युवा चेहरा बना रही है। जहाँ कन्हैया कुमार बेरोजगारी के साथ पलायन के मुद्दे पर जनमत जुटाने का प्रयास कर रहे हैं। संविधान और वक्फ की दुहाई दे रही कांग्रेस को आशा है कि समुचित जाति और फिर मुसलमानों से सीधे जुड़ाव वाले इन दो प्रसंगों के साथ बेरोजगारी के मुद्दे को हवा देकर के वे बिहार में अपना पैर जमा पाएगी। जहाँ इन तीन ज्वलंत मुद्दों से वे अपने पुराने जनाधार स्वर्ण अनुसूचित जाति मुसलमान के साथ उस युवा वर्ग को साथ लेगी जिसकी संख्या चुनाव में निर्णायक हैसियत वाली हो चुकी है। बेरोजगारी को लक्ष्य करके निकले इन यात्रा के अधिकांश पथिक युवा हैं। कन्हैया कुमार को इसका कोई मलाल भी नहीं है कि बेगूसराय ने 2019 में उन्हें नकार दिया था और महागठबंधन की खींचतान के कारण उन्हें 2024 के लोकसभा चुनाव में दिल्ली का रुख करना पड़ा था। दोस्तों, कांग्रेस नेता राहुल गांधी एक दिवसीय दौरे पर बिहार पहुंचे। राहुल गांधी के कार्यक्रम में भीड़ जुटाने के लिए बिहार कांग्रेस के नेताओं ने खूब खेल खेला। इसका खुलासा राहुल गांधी के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पटना पहुंचे नैनिया समाज के लोगों ने कर दिया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि झांसा देकर के उन्हें पटना बुला लिया, जबकि उन्हें इस कार्यक्रम से कोई लेना देना नहीं है। यह दरअसल बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए कांग्रेस कार्यकर्ताओं को एकजुट करने में लग गई है। यह नीतीश सरकार के खिलाफ लोगों को गोलबंद करने के लिए कांग्रेस ने बिहार में पलायन रोको नौकरी दो या पदयात्रा की शुरुआत की है। इस पदयात्रा में शामिल होने के लिए राहुल गांधी बिहार पहुंचे। बेगूसराय में पदयात्रा में शामिल होने के बाद राहुल गांधी पटना लौट गए, जहां पर उन्होंने संविधान सुरक्षा सम्मेलन को संबोधित किया। इस कार्यक्रम में भीड़ जुटाने के लिए बिहार कांग्रेस के नेताओं ने बड़ा खेल कर दिया है। जब राज्य के अलग अलग हिस्से से नैनिया समाज के लोगों को ये कहकर के बुलाया गया था कि पटना में नमक सत्याग्रह की 95वीं बरसी में शामिल होना है। बड़ी संख्या में नौनिया समाज के लोग पूरे बिहार से पटना पहुंचे और फिर कार्यक्रम में शामिल हुए। लेकिन जब उन्होंने पाया कि उनके साथ धोखा किया गया है तो फिर उन्होंने कार्यक्रम का बहिष्कार कर दिया। दोस्तों, बिहार में वक्फ बोर्ड संशोधन बिल को लेकर के जदयू में मुस्लिम नेताओं की नाराजगी पर केंद्रीय मंत्री ने बड़ा बयान देते हुए साफ कर दिया है कि जो भी नुकसान होगा हम देख लेंगे। हम लोग मुसलमानों का वोट लेने के लिए काम नहीं करते हैं, जी उनकी भलाई और फिर उनके विकास और उनके लाभ के लिए ही काम करते हैं। आपको बता दें कि वक्फ बोर्ड संशोधन बिल का समर्थन करते हुए उन्होंने एक बार फिर से कहा कि वक्फ की आड़ में कौन घपला कर रहा है, इस कानून के तहत घपलेबाजी पकड़ी जाएगी, पारदर्शिता आएगी। इस कानून से गरीब और फिर पिछड़े मुसलमानों को कोई हानि नहीं है बल्कि और लाभ होगा। केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने वक्फ बिल का विरोध कर रहे मुस्लिम नेताओं को सीएम नीतीश कुमार के किए गए काम के बारे में बताया है। उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार जी ने मुसलमानों के हक में काम किया है। उदाहरण है, कहीं देश में कब्रिस्तानों की घेराबंदी, मदरसों में शिक्षकों की बहाली किसने की? लालू जी जो आज बोलते हैं वे बताएं उन्होंने मुसलमानों के लिए क्या किया है। वक्फ बिल को कूड़ेदान में फेंकने की बात पर उन्होंने कहा है कि उनकी सरकार बनेगी तब देखेंगे। आज बिल पूरे देश में लागू हो गया है। दोस्तों, कांग्रेस नेता राहुल गांधी बिहार आए, जब उनकी यात्रा के बीच कांग्रेस के नेता आपस में भिड़ गए। सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में रीगा के पूर्व कांग्रेस विधायक अमित कुमार टुन्ना किसी कांग्रेस कार्यकर्ताओं को दौड़ते हुए नजर आते हैं। इस दौरान सदाकत आश्रम परिसर में ही दोनों गिर जाते हैं। फिर पूर्व विधायक भाग रहे युवक को पीटने लगते हैं। इस दौरान बिहार कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और फिर राज्यसभा सदस्य अखिलेश प्रसाद सिंह गेट के बाहर थे। जब बताया जा रहा है कि लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी का भाषण सुनकर के जोश में आए एक पूर्व विधायक ने कांग्रेसी की धुनाई कर दी, जब कुछ अन्य कांग्रेसी भी पूर्व विधायक का साथ दे रहे थे। जब पिटाई के बाद कांग्रेसी कार्यकर्ता भाग खड़े हुए। ये सब सोमवार को प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय सदाकत आश्रम के परिसर में हुआ। दोस्तों, बिहार में राजनीतिक हलचल तेज है। इस साल के अंत तक बिहार विधानसभा चुनाव होना है। इसको लेकर के वार पलटवार का दौर शुरू हो चुका है। आज कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी बिहार पहुंचे कल आए थे। जहां सुबह राहुल गांधी बेगूसराय पहुंचे, जहां पर वे कन्हैया कुमार की पलायन रोको नौकरी दो यात्रा में शामिल हुए। राहुल गांधी के दौरे को लेकर के अब बिहार में जुबानी जंग तेज हो गई है। जहां एनडीए के नेता लगातार राहुल गांधी को घेर रहे हैं। इसी क्रम में बीजेपी के कद्दावर नेता सैयद शाहनवाज हुसैन ने राहुल गांधी के बिहार दौरे को लेकर के कहा कि राहुल गांधी बेगूसराय में पदयात्रा में शामिल हुए और सफेद टी शर्ट में आंदोलन का नेतृत्व किए। उन्हें पता होना चाहिए कि बिहार की बर्बादी के लिए कांग्रेस भी उतना ही जिम्मेदार है। जब कांग्रेस हुकूमत में थी तो फिर उसने सिर्फ दंगे करवाए। भागलपुर के दंगे के दाग उनके टी शर्ट पर है।
दोस्तों, कांग्रेस नेता राहुल गांधी अपने एक दिवसीय दौरे पर बिहार पहुंचे। इस दौरान वे बेगूसराय पहुंचे, जहां पर उन्होंने कन्हैया कुमार की अगुवाई में हो रही प्लान रोको नौकरी दो यात्रा में हिस्सा लिया। जहां कन्हैया के साथ राहुल गांधी सिर्फ 1 किलोमीटर तक ही पैदल चले। जब राहुल गांधी की पद यात्रा समाप्त हो चुकी, पैदल चलने के दौरान देखा गया है कि राहुल गांधी अचानक चलते चलते रुक गए और फिर भीड़ से एक युवक को बुला लिया और फिर उनकी समस्याएं सुनी। यात्रा के दौरान राहुल गांधी यात्रा में शामिल तमाम लोगों से संवाद भी करते दिखे। इस दौरान प्लान रोको नौकरी दो यात्रा में भारी भीड़ देखने को मिली। इसके बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी पटना के श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में आयोजित संविधान सुरक्षा सम्मेलन में भाग लिया। दोस्तों, वक्फ संशोधन कानून पर संसद और फिर राज्यसभा में जदयू के समर्थन की वजह से पार्टी के मुस्लिम समाज से आने वाले नेता मुस्लिम बहुल इलाके में जाकर के बात करेंगे। पार्टी के स्तर पर इसकी तैयारियां चल रही है। इसके अलावा मुस्लिम समाज के लोगों के बीच इस विषय पर भी चर्चा होगी कि इस समाज के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने 19 वर्ष के कार्यकाल में क्या क्या किया है। जेडीयू नेताओं का कहना है कि वक्फ संशोधन कानून पर जदयू मुस्लिम इलाके में जाकर के उनके बीच जो भ्रम है उसे दूर करने पर बात करेगा। जेडीयू के अल्पसंख्यक नेताओं का कहना है कि हम अपनी उन 5 सुझावों को मान लिए जाने की चर्चा लोगों से करेंगे जो वक्फ संशोधन कानून को लेकर के महत्वपूर्ण है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण यह है कि जमीन के मामले में राज्य सरकार का अधिकार बरकरार रहेगा। नए कानून में जमीन को लेकर के राज्य सरकार का निर्णय नहीं माना जाएगा। जेडीयू ने अपने सुझाव में यह भी बात कही थी कि नया कानून पूर्व की तारीख से प्रभावी नहीं होगा। इसके अलावा ये महत्वपूर्ण सुझाव को भी मान लिया गया है कि वक्फ की जमीन कोई नहीं लेगा। इस पूरे अभियान के क्रम में नीतीश कुमार के भरोसे पर भी बात होगी। ये बताया जाएगा कि नीतीश कुमार के रहते अल्पसंख्यक समाज के लोगों के साथ किसी तरीके का अन्याय नहीं होगा। एक साथ कई अल्पसंख्यक नेता इस मुद्दे पर अलग अलग इलाके में बहुत जल्द निकलेंगे। अल्पसंख्यक समाज के नेता मुस्लिम बहुल इलाके में जाकर के ये भी बताएंगे कि नीतीश कुमार के 19 वर्षीय के शासनकाल में किस तरह से उनके लिए योजनाओं पर काम हुआ है। दोस्तों, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कांग्रेसियों को दो टूक कह दिया है कि अलग अलग चुनाव लड़कर के बिहार में एनडीए को परास्त नहीं कर सकते हैं। एनडीए को परास्त करना है तो फिर महागठबंधन के सभी दलों के साथ मिलकर के चुनाव लड़ना होगा। सोमवार को प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय सदाकत आश्रम में पार्टी के जिला अध्यक्षों और फिर वरिष्ठ नेताओं की बैठक को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा है कि बिहार विधानसभा का चुनाव इस राज्य के लिए ही नहीं बल्कि देश के लिए भी महत्वपूर्ण है। बदलाव का रास्ता बिहार से ही निकलता है। जहाँ राहुल गांधी ने कांग्रेसियों से आग्रह किया है कि वे कथनी और फिर करने में बिल्कुल भी अंतर न रखें। जहां कहे कुछ और करे कुछ और, इस प्रवृत्ति को छोड़ दे, ईमानदारी से काम करे तो फिर सफलता जरूर मिलेगी। राहुल गांधी ने कहा है कि कांग्रेस के लोग राज्य के गांव में जाएं, चौपाल लगाएं, आम लोगों की समस्याओं को सुने, आंदोलन के माध्यम से उसका समाधान करें। आप उन लोगों के बीच भी जाकर के काम करें जिनकी प्रतिबद्धता अन्य दलों के प्रति है। दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों और फिर वंचितों के अलावा गरीब स्वर्णों को भी संगठन से जुड़े, उन्हें जाति आधारित गणना और फिर आरक्षण की सीमा बनाने का भी लाभ के बारे में बताएं। दोस्तों, मौसम में अगले 24 घंटे में कुछ इलाके में बदलाव की संभावना है। जब किशनगंज, अररिया, पूर्णिया और फिर सुपौल में आंधी पानी के आसार हैं। वहीं पर सरकार ने लू पीड़ित मरीजों को एसी वाले एम्बुलेंस से अस्पताल ले जाने का निर्देश भी सभी जिलों को दे दिया है। साथ ही साथ सभी एम्बुलेंस में एसी और फिर आवश्यक दवाओं को भी रखने का निर्देश दिया गया। आज पश्चिमी हिमालय में पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने के आसार हैं। जब बिहार से एक ट्रफ लाइन भी गुजर रही है। इन मौसमी घटनाओं को संयुक्त प्रभाव से बिहार में अगले 3-4 दिन मौसमी उथल पुथल होने की आशंका है। 8 अप्रैल को राज्य के उत्तर मध्य, उत्तर पूर्व और फिर दक्षिण पूर्व के कुछ इलाकों में आंधी पानी और फिर वज्रपात की स्थिति बन सकती है। इस दौरान अधिकतम 50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से हवाएं भी चल सकती है। मौसम विभाग की आधिकारिक जानकारी के अनुसार खास तौर पर किशनगंज, अररिया, पूर्णिया और फिर सुपौल पर मौसमी चेतावनी जारी की गई है। खास तौर पर तेज हवा के साथ साथ वज्रपात से सचेत किया गया है। इन मौसमी घटनाओं का पूरे राज्य भर पर असर पड़ने की संभावना है। दोस्तों, शराबबंदी को सख्ती से लागू किए जाने वाले बिहार राज्य में अब नीतीश सरकार ने नई पहल की है। जहां राज्य सरकार गांव-गांव में फैले तार के पेड़ों और फिर उनमें लगे लबनी की गिनती कराएगी। साथ ही साथ जिन लोगों के पास तार की पेड़ है उनका विस्तृत
डेटाबेस भी तैयार किया जाएगा। इस सर्वे की योजना मुख्यमंत्री नीरा सरोवर योजना के अंतर्गत बनाई जा रही है, जिसकी शुरुआत 15 अप्रैल से संभावित है। इस योजना के क्रियान्वयन के लिए मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग ने 5 वरिष्ठ अधिकारियों को निगरानी की जिम्मेदारी सौंपी है। ये अधिकारी स्थानीय प्रशासन और फिर जीविका समूह के साथ मिलकर के क्षेत्रीय दौरे करेंगे और योजना की प्रगति की नियमित रिपोर्ट उत्पाद आयुक्त को देंगे। इस योजना के तहत पेड़ों में रस निकालने वाले टेम्परों का भी डेटा इकट्ठा किया जाएगा। सरकार नीरा उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए टेम्परों को लाइसेंस देगी। दोस्तों, स्मार्ट मीटर को लेकर के एक बड़ी अपडेट सामने आई है कि अब पहले मुखिया और सरपंच के घर स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे, फिर गांव में यानी कि ग्रामीण इलाकों में स्मार्ट मीटर लगाई जाएगी। आपको बता दें कि बिहार के ग्रामीण क्षेत्र में स्मार्ट मीटर के खिलाफ विरोध को रोकने के का बिजली कंपनी ने धांसू प्लान तैयार किया है, जहाँ गाँव में अब आम लोगों से पहले मुखिया और सरपंच के घरों में बिजली के स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे, ताकि बिजली उपभोक्ताओं में स्मार्ट प्रीपेड मीटर को लेकर के फैली भ्रांतियों को दूर किया जा सकेगा। जनप्रतिनिधि अगर अपने घरों पर स्मार्ट मीटर लगाएंगे तो फिर गाँव के लोग भी उनकी देखा देखी बदलाव करेंगे। जब बिजली कंपनी ने इस संबंध में इंजीनियरों को आवश्यक दिशा निर्देश दिया है। जब कंपनी के अधिकारियों ने कहा है कि स्मार्ट प्रीपेड मीटर के संदर्भ में फैली भ्रांतियों को दूर करने के लिए निरंतर जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। कंपनी का मानना है कि जागरूकता अभियान की बदौलत ही उपभोक्ताओं के माइंडसेट को बदला जा सकता है। स्मार्ट प्रीपेड मीटर का विरोध गलत अवधारणाओं की वजह से हो रही है। यदि उपभोक्ताओं तक सही जानकारी पहुंचेगी तो फिर उनकी गलत अवधारणाएं अपने आप दूर चली जाएगी। साथ ही साथ स्मार्ट प्रीपेड मीटर के इंस्टॉलेशन में आने वाली अड़चनें समाप्त हो जाएगी। इसलिए कंपनी ने सभी अभियंताओं को अपने अपने क्षेत्र में योजनाबद्ध तरीके से स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने के लिए कहा गया है। दोस्तों, बिहार के एक एसडीओ ने अपनी अफसर पत्नी का सरकारी अस्पताल में प्रसव कराया है और सरकारी अस्पताल में प्रसव करा करके ये मिसाल पेश की है कि सरकारी अस्पतालों में भी अब व्यवस्था पहले जैसी नहीं है, काफी सुधर गई है। जी हाँ, आपको बता दें कि बिहार के सरकारी व्यवस्था में विश्वास की एक प्रेरणादायक मिसाल अरेराज अनुमंडलीय पदाधिकारी यानी कि एसडीओ अरुण कुमार ने पेश की है। उन्होंने अपनी पत्नी एवं डीसीएलआर इति चतुर्वेदी का प्रसव सरकारी अस्पताल में करवाया, जहाँ पर सोमवार सुबह सफल प्रसव के बाद एक स्वस्थ कन्या रत्न की प्राप्ति हुई है, यानी कि बेटी हुई है। जच्चा और बच्चा दोनों पूरी तरीके से स्वस्थ है। दोस्तों, राहुल गांधी ने पटना में संविधान सुरक्षा सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा है कि कांग्रेस पार्टी की जिम्मेदारी है कि वे गरीब लोग हैं, जो कमजोर लोग हैं, ईबीसी, ओबीसी, गरीब, दलित, इन सब को जोड़ करके इज्जत दे करके आगे बढ़े। जब कांग्रेस पार्टी को जिस गति और फिर जिस मजबूती से बिहार में काम करना चाहिए था वह नहीं किया। उन्होंने कहा है कि हम अपनी गलती से समझे हैं और अब हम बिना रुके पूरी शक्ति के साथ बिहार के गरीब, कमजोर, ओबीसी, ईबीसी, दलित और फिर महादलितों को लेकर के हम एक साथ आगे बढ़ेंगे। राहुल गांधी ने तेलंगाना के जातिगत जनगणना को पारदर्शी बताते हुए कहा है कि वहां पर जाति का पूरा डेटा हमारे हाथ में है। बहुत सारे लोग बहुत तरीके की बात करते हैं कि जाति आधारित जनगणना नहीं होनी चाहिए, लेकिन हम लोग चाहते हैं कि देश भर में जातीय जनगणना हो। उन्होंने आरक्षण को लेकर के कहा है कि आज तेलंगाना में देखेंगे तो फिर वहाँ बड़ी कंपनियों के मालिक, उनके सीईओ, प्रबंधक में ओबीसी, ईबीसी, दलित और फिर महादलितों के लोग नहीं बल्कि मिलेंगे, लेकिन मजदूर वर्ग की सूची में यही लोग मिलेंगे। राहुल गांधी ने कहा है कि मैं 50% आरक्षण की इस दीवार को तोड़ करके फेंक दूंगा। इस देश को 10-15 लोग चला रहे हैं। जातिगत जनगणना एक क्रांतिकारी कदम है, इससे देश की सच्चाई पता चलेगी। उन्होंने एक IIT प्रोफेसर का उदाहरण देते हुए कहा है कि भले ही आप डॉक्टर, प्रोफेसर या फिर कोई बड़े आदमी बन जाएं, मगर सिस्टम आपको आपका काम सही तरीके से नहीं करने देगा। जहाँ अगर आप डॉक्टर हैं, दलित वर्ग से आते हैं और फिर कोई अस्पताल खोलना चाहते हैं तो आपको लोन नहीं मिलेगा। वहीं पर बैंक से लोन मिल भी जाएगा तो फिर ब्यूरोक्रेट अरंगा लगा देंगे। उन्होंने इस सिस्टम में सुधार की जरूरत बताई है। उन्होंने कहा है कि हम बिहार का चेहरा बदलना चाहते हैं। जो बिहार में हुआ है और जो आज बिहार में हो रहा है, जो एनडीए की सरकार बिहार में कर रही है, उससे हम लड़ रहे हैं और उसे हम हराने जा रहे हैं। दोस्तों, बिहार सरकार में पिछड़ा वर्ग और फिर अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के मंत्री हरीश सहनी ने कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के बिहार दौरे पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी क्यों बिहार आ रहे हैं, क्यों यहाँ पर उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी बिहार क्यों आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर चुनाव होने वाले हैं। मंत्री ने आरोप लगाते हुए कहा है कि जब चुनाव आता है इनकी झूठ की पोटली खुलती है और फिर लोगों के मन में डर का माहौल बनाने का काम करते हैं। यही नहीं,
ये लोग तो अब कहेंगे कि फिर से बिहार में जंगल राज आ गया है और फिर झूठी बात और बेकार बात करेंगे। मंत्री हरि सहनी ने कहा है कि राहुल गांधी को इसका ज्ञान नहीं है कि भारत का संविधान कितना पुराना है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि हजारों वर्ष पुराना है, उनको तवज्जो कौन देता है। एग्जाम चाहे तो दे ले, नंबर तो कोई और ही देगा ना। जब बिहार की जनता सब देख रही है और फिर आने वाले समय में होने वाले विधानसभा चुनाव में इसका जवाब मिल जाएगा और फिर बिहार की जनता जवाब देगी। दोस्तों, बिहार में शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के लिए शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव एक्शन मोड में है। एस सिद्धार्थ एक के बाद एक फरमान जारी कर रहे हैं। इसी कड़ी में सोमवार को स्कूल खुलते ही एस सिद्धार्थ एक्शन में आ गए। एस सिद्धार्थ एक बार फिर से वीडियो कॉल के माध्यम से स्कूलों का जायजा ले रहे हैं। इसी कड़ी में उन्होंने पहले सीतामढ़ी जिले की पोखरा मिडिल स्कूल बनाल में कॉल करके जायजा लिया, जिसके बाद उन्होंने पूर्वी चंपारण की हरसिद्ध जेएमएस मुरारपुर में वीडियो कॉल किया, जहां पर स्कूल से शिक्षक ही गायब मिले। इस सिद्धार्थ बार बार शिक्षक को वीडियो कॉल करते रहे, लेकिन उन्होंने कॉल रिसीव नहीं किया। जब बार बार वो ये सिद्धार्थ के वीडियो कॉल के रिक्वेस्ट को रिजेक्ट करते रहे। जब ये सिद्धार्थ ने शिक्षक से पूछा कि वे कहाँ हैं, तो शिक्षक ने बताया है कि वे स्कूल के पास ही एक दुकान में है, लेकिन शिक्षक उनके सवालों से बचते नजर आए। शिक्षक ने सिद्धार्थ का फोन नहीं उठाया। दोस्तों, वक्फ संशोधन बिल पास होने के बाद किशनगंज की राजनीति में भूचाल सा आ गया है। पूर्व विधायक मास्टर मुजाहिद आलम साहब का जो बयान सामने आ रहा है, उस बयान से ये संकेत मिल रहा है कि मास्टर मुजाहिद साहब काफी ज्यादा नाराज हैं और वे कोई बड़ा फैसला ले सकता है। आपको बता दें कि वक्फ संशोधन बिल आया, बिहार की राजनीति में भूचाल आ गया। इस बार बवाल सांसद से पार्टी के अंदर मचा है और आग की लपटें जेडीयू के भीतर तक पहुंच चुकी है। जी, हम बात कर रहे हैं किशनगंज के पूर्व विधायक और जेडीयू के जमीनी नेता माने जाने वाले मास्टर मुजाहिद साहब की, जिन्होंने अपने ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को कटघरे में खड़ा कर दिया है। मास्टर मुजाहिद साहब ने वक्फ संशोधन बिल पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को गुमराह किया गया है। अब सवाल उठता है कि आखिर कौन है वे लोग जिन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को गुमराह किया है? क्या पार्टी के अंदर ही कोई गुमराह मंडली बन गई है जो कि बिल पास करवा रही है? आपको बता दो कि मास्टर मुजाहिद आलम ने कहा है कि ये कानून मुस्लिम समुदाय की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाता है। उनका तर्क है कि ये कानून वक्फ संपत्ति को सरकार के नियंत्रण में लाने की कोशिश है, जिसे समाज ने खुद बनाया, संजोया और चलाया। जब उनकी बातों से ये साफ है कि ये सिर्फ एक विधायक की प्रतिक्रिया नहीं है, बल्कि एक बड़े जनाधार की भावनाएं हैं। उन्होंने ये भी जोड़ा है कि अगर सरकार ने कानून को वापस नहीं लिया तो आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में इसका नतीजा भुगतना पड़ सकता है। जब वहीं पर राजनीति में अक्सर विरोध भी रणनीति का ही हिस्सा ही होता है, लेकिन मास्टर मुजाहिद साहब का अंदाज देख करके ऐसा नहीं लगता कि ये कोई प्री प्लान्ड ड्रामा है। जब उनका चेहरा गंभीर था, जब शब्दों में दर्द था और तेवर में बगावत थी, यह बयान कोई स्क्रिप्टेड नहीं बल्कि रियल टाइम विद्रोह की झलक दे रहा था। जब उनसे इस्तीफे की बात पूछी गई तो उन्होंने कहा है कि जनता मालिक है, जो फैसला जनता लेगी वही मैं करूंगा। लेकिन यहाँ पर यह तो वैसा ही जवाब हुआ जैसे बॉलीवुड में हीरो कहते हैं कि तारीख पे तारीख नहीं, इंसाफ चाहिए। मतलब इस्तीफा अभी नहीं, लेकिन जनता का मूड देखते हैं। वहीं पर मास्टर मुजाहिद आलम साहब का बयान ऐसे समय में आया है जब बिहार में अगले चुनाव की तैयारियां शुरू हो चुकी है। पार्टी हाईकमान भले ही चुप है, लेकिन अंदर ही अंदर बात फैल चुकी है कि मुसलमान वोटर इस मुद्दे पर नाराज हो सकते हैं, और अगर जेडीयू के नेता ही सरकार की आलोचना करेंगे तो फिर जनता किससे सवाल करेगी? अब सबकी नजरें जेडीयू के दूसरे मुस्लिम नेताओं पर है कि क्या वे भी चुप्पी तोड़ेंगे या फिर पार्टी के हित में ही चुप रहने रहो नीति अपनाएंगे। वहीं पर राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि कई नेता मास्टर मुजाहिद के संपर्क में हैं, लेकिन अभी वे खुले में नहीं आना चाहते हैं। वहीं पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस मुद्दे पर अब तक चुप हैं, जो उनके पास या तो स्पष्टीकरण का रास्ता है या फिर बदलाव का। लेकिन एक बात तय है कि मास्टर मुजाहिद साहब का बयान न सिर्फ पार्टी में एक नई बहस की शुरुआत है, बल्कि 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में नया मोड़ भी ला सकता है। वहीं पर मास्टर मुजाहिद साहब का बयान एक चेतावनी है, एक आग्रह है और शायद एक अगली पारी की तैयारी भी। ये आप सोच सकते हैं, कह सकते हैं। सवाल है कि क्या मास्टर मुजाहिद साहब पार्टी से अलग होंगे या फिर पार्टी को अपनाएंगे? क्या ये बयान वक्फ बिल के खिलाफ एक बड़ा जन आंदोलन शुरू करेगा या फिर राजनीति के गलियारों में गुम हो जाएगा? ये तो फिर आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन इतना तो तय है कि किशनगंज से उठी ये आवाज अब दिल्ली और पटना तक गूंज रही है। आपका इसके बारे में क्या कहना है? नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा।
दोस्तों, महागठबंधन में शामिल वीआईपी ने 60 सीटों पर चुनाव लड़ने और डिप्टी सीएम पद की मांग की है। जहां वीआईपी की राष्ट्रीय प्रवक्ता देव ज्योति ने बताया है कि हाल ही में पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में 60 सीटों पर चुनाव लड़ने के प्रस्ताव पर मोहर लगाई गई थी। उन्होंने ये भी बताया है कि पिछड़ा समाज से आने वाले तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए और अति पिछड़ा समाज से मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम बनाने पर भी किसी को कोई एतराज नहीं होना चाहिए। आपको बता दूं कि पार्टी के संस्थापक मुकेश सहनी ने कहा था कि पार्टी अपनी पहचान बना चुकी है। पार्टी के साथ 8 से 10% वोट है। बिहार में वीआईपी 150 सीटों पर निर्णायक भूमिका में है। इन सीटों पर हम परिणाम प्रभावित करने की ताकत रखते हैं। इस साल होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में हमारी पार्टी 60 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। बचे हुए सीट हम सहयोगियों के लिए छोड़ेंगे। उन्होंने आगे कहा था कि हम टिकट मांगने वाले नहीं हैं, बांटने वाले हैं। हम 243 सीटों पर चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि समझौता हो। हमारे लिए गठबंधन जरूरी है। उन्होंने सहयोगियों को भरोसा देते हुए कहा है कि जहां पर हमारे सहयोगी लड़ेंगे वहां हम उन्हें जीत दिलाने में मदद करेंगे। दोस्तों, बिहार के भागलपुर जिले में 22 स्वास्थ्य केंद्र खोले जाएंगे। यहां पर 30 लाख से अधिक लोगों को फायदा होगा। जहां बिहार के भागलपुर जिले में स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर के बड़ी खुशखबरी है। भागलपुर जिले के 5 प्रखंडों में 22 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बनने जा रही है, जो 30 लाख की आबादी के लिए वरदान साबित होंगे। इन सेंटर्स के बनने से न सिर्फ बेहतर इलाज की सुविधा गाँव तक पहुँचेगी, बल्कि लोगों को छोटी मोटी बीमारियों के लिए शहर की ओर दौड़ लगाने की झंझट से भी मुक्ति मिलेगी। दोस्तों, बिहार के सीतामढ़ी जिले में साइबर ठगों ने फिर से एक बार ग्रामीण भोलेपन को अपना निशाना बनाया है। जब पीएम किसान योजना की राशि दिलाने का झांसा देकर के एक युवक से 70,000 रुपए की ठगी कर ली है। चौंकाने वाली बात यह रही है कि ये पूरी ठगी सिर्फ 2 मिनट में ही हो गई। यह घटना बाजापट्टी प्रखंड के यूसुफपुर गाँव की है, जहाँ पर रहने वाले नीतीश कुमार को एक फर्जी कॉल ने उसकी मेहनत की कमाई से हाथ धोने पर मजबूर कर दिया। जब पीड़ित नीतीश कुमार को एक ने फोन किया और खुद को बाजपट्टी प्रखंड का कर्मचारी बताया। उसने कहा कि नीतीश के पिता को पीएम किसान योजना की अगली किस्त नहीं मिली है और इसे पाने के लिए एक लिंक भेजा जा रहा है। जैसे ही नीतीश ने लिंक खोला और फिर फोन पे ऐप से पैसे चेक करने की कोशिश की, 2 बार में उसके खाते से 69,863 रुपए गायब हो गए। पहली बार में 49,865 रुपए और दूसरी बार में 19,998 रुपए की राशि ट्रांसफर कर ली गई। दोस्तों, अब हर कोई सिक्योरिटी गार्ड नहीं बन पाएगा, क्योंकि बिहार में ये सख्त नियम लागू हो गए हैं इसको लेकर के। जब बिहार सरकार ने प्राइवेट सिक्योरिटी अरेंजमेंट को नियमों के दायरे में लाने के लिए बड़ा कदम उठाया है। इस सिलसिले में राज्य की यानी कि बिहार के गृह विभाग ने निजी सुरक्षा अधिकरण नियमावली 2025 को लागू किया है। इस नए नियम के तहत अब कोई भी व्यक्ति बिना ट्रेनिंग और फिर शारीरिक मापदंडों को पूरा किए प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी नहीं कर सकेगा। ये नियमावली सिक्योरिटी गार्ड की तैनाती से जुड़े हुए हर क्षेत्र, चाहे वो किसी संस्थान की सुरक्षा हो, शादी ब्याह जैसे आयोजन या फिर पर्सनल सिक्योरिटी, सभी पर लागू होगी। नई नियमावली में गार्डों की नियुक्ति के लिए शारीरिक, मानसिक और फिर ट्रेनिंग से जुड़े हुए मानक तय कर गए हैं। जब पुरुष गार्ड के लिए शारीरिक मानकों में न्यूनतम कद 160 सेंटीमीटर और सीना 80 सेंटीमीटर और फिर महिला गार्डों का न्यूनतम कद 150 सेंटीमीटर होना चाहिए। हालांकि उनकी सीने की माप जरूरी नहीं होगी। गार्डों को आंख और फिर कान से जुड़ी हुई बीमारियां नहीं होनी चाहिए। 6 मिनट में 1 किलोमीटर दौड़ने की कैपेसिटी के अलावा हर साल उनका स्वास्थ्य परीक्षण का अनिवार्य कर दिया गया है। दोस्तों, जहां पर देश में एक और वक्फ संशोधन बिल को लेकर के विवाद चल रहा है, वहीं पर बिहार में एक मुस्लिम परिवार रामनबी पर मिसाल पेश कर रहा है। ये मिसाल बिहार के गया जिले के मुस्लिम परिवार ने पेश की है। ये परिवार पुश्त दर पुश्त रामनबी का झंडा बनाते आ रहे हैं। आज के दौर में ये परिवार हिंदू मुस्लिम समाज की एकता का बड़ा संकेत देने का काम कर रहे हैं। बिहार के गया जिले के केपी रोड इलाके में मोहम्मद यूनुस का परिवार चैत नवमी और फिर शोभा यात्रा को लेकर के लगातार रामनबी का झंडा बनाने में लगे हैं। इस परिवार के दादा भी रामनबी झंडा बनाते थे। 3 फीट से लेकर के 45 फीट और फिर उससे भी बड़ा झंडा ऑर्डर पर
ये बना रहे हैं। मोहम्मद यूनिस मुस्लिम टोपी पहन करके भगवान राम और फिर हनुमान जी की फोटो लगा करके झंडा बनाने में जुटे हुए हैं। इनके हाथों से बना राम नबी का झंडा स्थानीय दुकानदारों के साथ साथ बिहार झारखंड के कई हिस्सों में सप्लाई किया जाता है। मोहम्मद यूनुस का कहना है कि ये काम उन्हें विरासत में मिली है। राम नबी के लिए झंडा बनाने का काम पहले हमारे पूर्वज किया करते थे, उसी परंपरा को आज हम जीवित रखे हुए हैं। जब पहले परदादा और दादा राम नबी का झंडा बनाते थे, आज हम ये झंडा बना रहे हैं। हम लोग राम नबी का झंडा इसलिए बनाते हैं कि क्योंकि उन्हें हर धर्म के प्रति आस्था है। उन्हें हिंदू भाइयों के लिए राम नबी का झंडा सिलने में काफ़ी सुकून महसूस होता है। दोस्तों, बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा कि तुष्टिकरण की नीति के जरिए मुसलमानों को केवल वोट बैंक समझने वाला आरजेडी एक बार फिर से वक्फ कानून के नाम पर मुसलमानों को डरा रहा है। मंगल पांडे ने कहा है कि संसद के दोनों सदनों से पारित एवं राष्ट्रपति के सहमति प्राप्त वक्फ कानून को सत्ता में आने पर नहीं लागू करने की घोषणा करने वाले नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की मंशा बिहार की कुल मुस्लिम आबादी के 73% पसमानंदा समाज की हकमारी करने की है। जब उन्होंने कहा है कि लालू परिवार वोट बैंक के लिए मुसलमानों को कब तक डराता रहेगा। मंत्री ने कहा है कि वोट के लिए ही राजद, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस एवं वामपंथी पार्टियां मुसलमानों को डराती एवं भड़काती है। जहां सीएए के दौरान भी ये पार्टियां पूरे देश में भ्रम एवं अफवाह फैला करके मुसलमानों को गुमराह करती रही है। सीएए नागरिकता देने का कानून था, लेकिन विपक्षी पार्टियों ने दुष्प्रचार किया कि सरकार इसके जरिए मुसलमानों की नागरिकता छीन लेगी। जब मंगल पांडे ने कहा है कि वक्फ संशोधन कानून को लेकर भी महीनों भर फैला करके मुसलमानों को डराया गया। दोस्तों, अगर आप बिहार के रहने वाले हैं और बिहार भ्रमण करना चाहते हैं, घूमना चाहते हैं इस गर्मी के मौसम में, तो हम आपको बिहार के 5 शानदार जगहों के बारे में बताएंगे जहां पर आप घूम सकते हैं। आपको बता दूं कि इस गर्मी की छुट्टी में आप शिमला, मनाली ना जाकर के आप बिहार में भी घूमने का प्लान बना सकते हैं। बिहार जो ऐतिहासिक और प्राकृतिक धरोहरों से भरपूर है, गर्मियों में घूमने के लिए कई बेहतरीन विकल्प देता है। आइए जानते हैं बिहार की 5 ऐसी शानदार जगहों के बारे में जहाँ पर इस बार की गर्मियाँ खास बन सकती है। आपको बता दूं कि बिहार में सबसे प्रसिद्ध स्थानों में एक बोध गया है, जो कि एक हिंदू तीर्थ स्थल है। और फिर ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर स्थित बोधि वृक्ष के नीचे बौद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। जब बोध गया न केवल बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र है, बल्कि ये अपनी शांतिपूर्ण और फिर आध्यात्मिक वातावरण के लिए भी जाना जाता है। यहाँ पर महाबौद्धि मंदिर, जब बौद्ध वृक्ष और फिर कई अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध मठ देखने को मिलते हैं। वहीं पर राजगीर जंगल सफारी, जब नालंदा जिले में स्थित राजगीर वाइल्ड लाइफ सफारी हाल ही में शुरू हुई है और प्रकृति प्रेमियों के लिए किसी उपहार से कम नहीं है। यहाँ पर शेर, भालू, हिरण और फिर तेंदुआ जैसे जानवरों को उनके प्राकृतिक आवास में देखने का मौका मिलता है। जब बच्चों और परिवार के साथ एक रोमांचक अनुभव के लिए ये बेहतरीन जगह है। वहीं पर राजगीर जंगल सफारी ककोलत वाटरफॉल, जब नवादा जिले में स्थित ककोलत प्रपात गर्मी के ठंडक का एहसास कराता है। हरे भरे जंगलों और फिर शीतल जल प्रवाह के बीच समय बिताना सुकूनदायक होता है। ये पिकनिक और फिर प्रकृति प्रेमियों के लिए एक आदर्श स्थान है। वहीं पर वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, यह पश्चिमी चंपारण में स्थित ये रिजर्व बिहार का एकमात्र टाइगर रिजर्व है। यहाँ जंगल सफारी, ट्रैकिंग और फिर पक्षी विहार का भरपूर आनंद लिया जा सकता है। जब प्रकृति सुंदरता और फिर जैव विविधता से भरपूर ये स्थल गर्मी में एडवेंचर के लिए बेहतरीन जगह है। यहाँ अपने बच्चों के साथ जाकर के पारिवारिक आनंद का लाभ उठा सकते हैं। वहीं पर संजय गांधी जैविक उद्यान, जब बिहार की राजधानी पटना में स्थित ये बॉटनिकल गार्डन बच्चों और फिर बड़ों दोनों के लिए आकर्षण का केंद्र है। यहाँ का चिड़ियाघर, हरियाली और फिर झील गर्मी में एक ताजगी भरा अनुभव प्रदान करते हैं। यहाँ कई तरह के एडवेंचर का भी व्यवस्था है, जो आपकी गर्मियों की छुट्टियों को और यादगार बना सकती है।